हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 5 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अदिति योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और अदिति योजना को लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो इसे नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है और नई दिल्ली में ही डेफ कनेक्ट का आयोजन भी किया गया था और यहीं से जो है अदिति योजना को शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इस बार जो है डेफ कनेक्ट का 11वां संस्करण है, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इस अदिति योजना के तहत जो है रक्षा क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, विकास के तहत जो है 25 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है। यह योजना जो है अदिति योजना 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया है, यानी कि 2023-24 से लेकर 25-26 के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इसके लिए जो है 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो अदिति योजना किसने शुरू करा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपने लल्लन टॉप प्रश्नों में। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर को जो है 2023 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है। यूनाइटेड यानी UNLF, इसका संबंध किस राज्य से है, तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध है मणिपुर से। ठीक है, किससे है, तो मणिपुर से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सिविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ललिताम्बिका जी को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और 1 दिसंबर से लेकर जो है यह 10 दिसंबर तक यह फेस्टिवल चलता है। और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के तहत जो है सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त कर दिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 105। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो संविधान में 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों को विशेष अधिकार है और अनुच्छेद 194 में विधायकों को विशेष अधिकार है। यानी कि MP और MLA को वोट देने के लिए, सदन में स्पीच देने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, इन सब में जो है कोई भी अभियोजन सांसदों पर नहीं लगता था। यानी कि वोट के लिए वो किसी भी प्रकार से अपनी भाषा को अपने प्रचार के लिए प्रयोग कर सकते थे और सदन में जो है किसी भी प्रकार से या फिर किसी भी व्यक्ति की बात को उठाने के लिए उस व्यक्ति से घूस लेकर जो है वो सदन में उस बात को उठा सकते थे। तो इस पर जो है सांसदों पर कोई भी अभियोजन नहीं लगता था और इस प्रकार की छूट जो है 1998 में PV नरसिम्हा राव केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। किसको, MP और MLA को इस प्रकार की छूट दी थी कि वो किसी भी प्रकार से स्पीच कर सकते हैं और किसी की
बात को उठाने के लिए सदन में जो है घूस भी ले सकते हैं। तो इन सभी को समाप्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी कब 1998 में, लेकिन 2024 के में यानी कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के अभियोजन को जो है समाप्त कर दिया है। अगर अब एमएलए जो है या एमपी वोट देने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे या फिर सदन में स्पीच देने के लिए रिश्वत लेंगे तो उन पर जो है केस लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सांसद के लिए अभियोजन पर जो है छूट जो है समाप्त कर दिया गया है। तो सांसदों का उल्लेख किया गया है 105 अनुच्छेद में, और जो है अगर बात करें कि एमएलए के लिए तो 1994 अनुच्छेद जो है इन दोनों पर जो है अब सांसदों और एमएलए पर जो है उन पर जो है किसी भी तरह का केस चलाया जा सकता है अगर कुछ भी टीका टिप्पणी गलत करते हैं या फिर वो रिश्वत लेते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो मिचोंग का नाम दिया है म्यांमार ने। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू ये बनी है। ठीक है, तो भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू जी हैं, इसे आप याद रखेंगे। तीसरा देख लेते हैं अपना। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली जो है ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ हुआ है। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मार्च को। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। और 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 में हुआ था। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किसके अंतर्गत आता है? तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रिज, RIZZ। इसके बाद देखते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है जर्मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शीतल देवी को। किसे दिया गया है? शीतल देवी को दिया गया है। ये कहाँ की हैं? तो यह जम्मू कश्मीर की हैं और यह एक पैरा तीरंदाज हैं। ये आप याद रखेंगे। इन्हें जो है रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षता कृष्ण मूर्ति। ये आपको याद रखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्र भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो FMR इसके बाद बाढ़ को, इन दोनों सुविधाओं को निरस्त करने के लिए किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नागालैंड और मिजोरम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के द्वारा जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर जो है केंद्र सरकार बाड़ लगाना चाहती है। ठीक है, कितने किलोमीटर अगर पूछे कि म्यांमार से सीमा भारत की साझा होती है तो 1643 किलोमीटर भारत की जो है सीमा म्यांमार से टच करती है। और म्यांमार से जो है सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। जैसे कि आइए आपका हो जाता है
सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद ये आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद आपका हो जाता है नागालैंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर और यहाँ पे आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य जो हैं जो सीमा बनाते हैं, इनकी टोटल लंबाई म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनती है, तो 1643 किलोमीटर सीमा बनती है। और इसी के तहत जो है एक योजना और शुरू की गई है जिसका नाम है FMR, यानी कि फ्री मूवमेंट रीजन। इसके तहत जो है म्यांमार के कुछ भाग और भारत के कुछ भागों को मिलाकर जो है इस बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है, FMR कहा जाता है। इसके तहत जो है भारतीय और म्यांमारी ये दोनों जो है एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक बिना किसी भी रोक टोक के यात्रा कर सकते हैं या फिर घूम टहल सकते हैं। कितने किलोमीटर में, तो 16 किलोमीटर के क्षेत्र में ये इधर से उधर आ जा सकते हैं। तो इस कारण जो है भारतीय सरकार यानी केंद्र सरकार ने कहा कि जो ये FMR सुविधा है इसे समाप्त कर दिया जाए और इसके बाद इन 4 राज्यों पे जहाँ जहाँ म्यांमार से सीमा लगती है यहाँ पे क्या लगाया जाए, बाड़ लगा दिया जाए। ठीक है, क्या लगा दिया जाए, बाड़ लगा दिया जाए। तो इस प्रकार की सुविधा को जो है मिजोरम और इसके बाद आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड और इसके बाद आपका मिजोरम, इन 2 राज्यों ने इन दोनों सुविधाओं का यानी कि बाढ़ का और FMR का विरोध किया है। ठीक है, तो किसने विरोध किया है, तो नागालैंड और मिजोरम ने बाढ़ और FMR का विरोध किया है। क्योंकि किसी भी अगर 16 किलोमीटर के एरिया में जो है दोनों देश एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो कुछ फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ हो जाती हैं जो एक दूसरे के बीच में आवागमन के लिए, बातचीत के लिए आसान हो जाती हैं। तो इस सुविधा को अगर यहाँ पे कोई फेस्टिवल से सेलिब्रेट किया जाता है और यहीं के जो है लोग भी एक दूसरे से अपने त्यौहार को जो है आसानी से मनाते हैं तो इनके बीच जो है भेदभाव उत्पन्न होगा। तो इसलिए नागालैंड और मिजोरम ने इन दोनों सुविधाओं को मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गरबा डांस को। गरबा डांस ये जो है किस राज्य का डांस है, तो यह गुजरात का डांस है और यह जो है भारत का कौन सा अमूर्त, अगर देखा जाए कि किस नंबर का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, तो यह 15वें नंबर का घोषित किया गया है और कौन सा है, तो यह गरबा है। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियना में हुआ है। ठीक है, वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा 5वां। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। तो सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का आभूषण कला है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा का। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। सिल्वर फिलिग्री आभूषण बनाने की यह एक कला है और यह उड़ीसा के कटक का स्पेशली आभूषण बनाने की यह कला है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा का है, जिसे अभी हाल ही में क्या मिला है, तो GI टैग दिया गया है। रसबली मिठाई को GI टैग दिया गया है और यह किस राज्य का रसबली मिठाई है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो यह उड़ीसा का रसबली मिठाई है, इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था और अभी कुछ दिन पहले सिल्वर फिलिग्री को भी GI टैग दिया गया है, जो कि आभूषण बनाने की एक कला है। इसे आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं GI टैग एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1999 में लागू हुआ था और GI टैग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें कि पहली बार GI टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार GI टैग दिया गया था। प्रश्न है लल्लन टॉप। प्रश्न हमारा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 7वां। इसमें पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर कोई नहीं है और 7वें नंबर पर भारत है। अगर बात करें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कोई भी देश नहीं है, चौथे नंबर पर फिनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है। तो एडमिरल कप इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और एडमिरल कप का विजेता कौन बना है, तो इटली बना है। ठीक है, कौन बना है,
तो इटली बना है, इसे आप याद रखेंगे। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को मिला है। और इनकी किस उपन्यास के लिए? तो यादें और यादें और यादें के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। छठा प्रश्न है, हाल ही में इंदिरम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? तो हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना किसने प्रारंभ करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा। इंदिरा अम्मा आवास योजना यह तेलंगाना ने शुरू करा है। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी हैं। और यह गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है सीएम रेवंत रेड्डी के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना का जो राष्ट्रीय उद्यान है यह बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप याद रखेंगे। इसका नाम है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तेलंगाना में। टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है अमराबाद, ये भी तेलंगाना में है। इसके बाद बात करें कि तेलंगाना में जो है 3 महत्वपूर्ण फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो बथुकम्मा, दूसरा बोनालू और तीसरा मेदराम जात्रा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जॉन फ्रांसे को दिया गया है। किसे दिया गया है? जॉन फ्रांसे को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रिक क्या होता है? साहित्य में ना फंसे मेरी जान, साहित्य में ना फंसे मेरी जान। तो साहित्य का हो जाएगा, ना से हो जाएगा ना, फंसे फंसे से हो जाएगा जॉन फ्रांसे। इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध है नॉर्वे से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय अमृतराज। कौन है? विजय अमृतराज। और इसके बाद है आपका लिएंडर पेज। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो विजय अमृतपाल हैं और दूसरे हैं लिएंडर पेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है? तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी शुरू किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 7वां, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारतीय पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। इसके तहत जो है स्पीड प्रीमियम पेट्रोल का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था। किस खेल में? तो भाला फेंक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए जो है 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें BPCL के द्वारा ही प्योर फॉर श्योर एक योजना शुरू करी गई थी। और इस योजना के लिए जो है प्योर फॉर श्योर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। तो स्पीड प्रीमियम पेट्रोल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और प्योर फॉर श्योर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नई नंबर 7 जर्सी का संबंध किससे है? तो नंबर 7, हाँ, तो नंबर 7 की जर्सी किसका है? महेंद्र सिंह धोनी का है। किसका है? MS धोनी का है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ है सूरत यानी कि गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समर का। ठीक है, SAMAR। तो ये समर का परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, ये आपको याद रखना है। यह एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 8वां, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। इसके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु के गांव का नाम है चेंगलपट्टू। गांव में जो है नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज की गई है। इसमें जो है 9 वर्ष से 11 बच्चों के
समाधान मिले हैं, यानी कि कब्रिस्तान मिला है, जिसमें जो है बच्चों के सिर जो है पश्चिम की ओर हैं। और इसकी खोज जो है, इस नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज किसके द्वारा की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई? तमिलनाडु के गांव चेंगलपट्टू में किया गया है। इसमें जो है बच्चों के जो सिर थे वो पश्चिम की ओर थे, और 9 से 11 वर्ष के बच्चों का यह कब्रिस्तान खोजा गया है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन पहले कहाँ किया गया है? तो इसका पहले आयोजन देख लेते हैं। तो इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है। और इसमें भागीदार राज्य कौन बना है? तो भागीदार राज्य बना है असम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो IPL 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क। कौन है? तो मिचेल स्टार्क हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें किसने खरीदा है? तो KKR ने खरीदा है। और कितने रुपए में खरीदा है? तो 24.75 करोड़ में। कितना? 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है कलकत्ता नाइट राइडर्स ने। इसके बाद विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है हरियाणा। और उपविजेता कौन है? तो उपविजेता है राजस्थान, ठीक है। और इसके बाद बात करें विजय हरारे ट्रॉफी, यह किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 9वां, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन बना है पुलेरी पल्टन। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग का जो है 10वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। इसमें जो है विजेता कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। और उप विजेता बना है हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग की पहली बार शुरुआत कब होती है? तो इसकी पहली बार शुरुआत होती है 2014 में। इसमें विजेता कौन बना है? तो जयपुर पिंक पैंथर बना था 2014 में, ठीक है। इस बार अगर पूछे कि 10वें क्रम का विजेता कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। और उपविजेता हरियाणा स्टीलर्स बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? 2024 को। इसके बाद अगर पूछे कि मोटे अनाजों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जो है मोटे अनाजों के लिए घोषित किया है? तो 2023 को किया था। और कैमिलेट्स के लिए 2024 वर्ष घोषित किया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव जी को दिया गया है। और ये यूपी के सुल्तानपुर के हैं। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो TU-142M विमान अब इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में कर दिया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो TU-142M विमान यह क्या है? तो यह नौसेना का विमान था। और अभी इसे जो है तीसरा संग्रहालय बना दिया गया है, यानी कि तीसरा ऐसा जहाज़ है जिसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस विमान को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगर बात करें तो यह तीसरा था। तो पहला दूसरा कौन सा है? तो पहला था विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा अभी मैंने बताया काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लल्लनटा प्रश्न है, हाल ही में आइसलैंड के हुसाबिक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो को जो है सम्मानित किया गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 के मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए जो है आइसलैंड के हुसाबिक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया गया है कैंप गोड़ा हवाई अड्डा को, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? कैंप गोड़ा हवाई अड्डा है।
75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में ललन टॉप प्रश्न और व्याख्या पूरी क्लास को आसानी से याद कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज शाम को रसगुल्ला सीरीज शाम 6 बजे से आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शाम को हमारे साथ 6 बजे जरूर जुड़ें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।